पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने नया हथियार आज दुनिया के सामने पेश किया है। एक ऐसा रॉकेट प्रोपेलर जो टाइम के हिसाब से उसको अगर सेट कर दिया जाए तो रॉकेट्स छोड़े जाते हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कल देखिए 2 और वीडियो जारी किए थे, एक इंडियन सिचुएशन पे और एक वीडियो एनालिसिस जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस जिस तरह से लड़ाई लड़ रहा है उसकी वीडियो एनालिसिस। आज वो दोनों वीडियोस हम किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। कल हम आपके सामने फिर से वो श्रृंखला जारी रखेंगे कि भारत की राजनीति, और क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, और इस जो हमारे फॉलोअर्स का जो पूरा एक घेरा है उसको बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि हम एक क्रांतिकारी विचारधारा के एकमात्र चैनल जो क्रांतिकारी विचारधारा को आगे रखता है, चाहे वो भारतीय राजनीति हो, चाहे विश्व की राजनीति हो, और चाहे वो मिडिल ईस्ट में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की सपोर्ट की राजनीति हो। इसलिए साथियों, आपसे अपील है कि आप मेरा साथ दीजिए। कल से फिर हम तीन वीडियोस का सिलसिला जारी रखेंगे। आज देखिए जो बड़ी खबर है, ये कौन सा नया हथियार है ये देखिए। और मैं कल इसका वीडियो आपके सामने, जो एक वीडियो एनालिसिस जो मैं करूंगा कल, उस आपके सामने मैं जरूर से उसका एक दिखाऊंगा। एक राउंड किस्म का एक नया रॉकेट प्रोपेलर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने डेवलप किया है। उसमें आप देखिएगा तो एक घड़ी लगी है, और वो घड़ी आपको लगेगा वो टाइम बॉम्ब है, लेकिन वो टाइम बॉम्ब नहीं है। वो जहां पर जो हाथ से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के फाइटर्स, आपने कुछ बहुत दिनों से वीडियोस देखे होंगे कई, जिसमें हाथ से वो रॉकेट प्रोपेलर्स में मोटर, स्पेशली मोटर्स में वो रॉकेट हाथ से डाल रहे हैं, फिर वो मतलब छोड़े जा रहे हैं, अपने अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं, हाथ से वो डाल रहे हैं। उसके अलावा उनके पास एक रूडिमेंट्री किस्म की जो एक जो ट्रिगर होता है मोटर फायर का, वो भी कुछ जगह दिखाई पड़ेगा। लेकिन आज ये जो चीज है, ये जो एक और जो हमास की फैक्ट्री में बनी है, हमास की फैक्ट्री में एक ये चीज बनी है, और जिसमें एक रॉकेट प्रोपेलर जो टाइम से सेट, उसको टाइम, उसकी टाइमिंग सेट की जाती है, और उसके बाद एक जो है वो जो मोटर जिस मोटर मशीन से गोले छोड़े जाते हैं, वहां से वो गोले छूटते हैं। और किसफुम जो एक मिलिट्री साइट है गाजा से लगी हुई, जिसमें पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने इस तरह से मार की, उसमें आप बताइए 6 आईडीएफ के सोल्जर्स आज घायल हो गए। और इस तरह की जो प्रिसिशन मार है, क्योंकि हाथ से जो छोड़ते हैं उसमें भी टाइमिंग देखिए, वो तो फिक्स होती है कि भाई डाला, छूटा, उसने कान बंद किए, छूटा, उसके बाद उसने दूसरा डाला, तो लेकिन एक ह्यूमन एरर तो उसमें है ही ना, मतलब टाइमिंग में फर्क हो सकता है। लेकिन ये जो मशीन है, इसमें टाइमिंग इस तरह की थी कि जो इजरायली जो थे किसुफू मिलिट्री साइट में जो गाजा के करीब है, उसमें जो इजरायली थे, उनका जो एक्सपेक्टेशन था टाइमिंग का, देखिए कितनी बारीक बात है। उनका जो एक्सपेक्टेशन जो उनका टाइमिंग का था कि अब देखिए अब आएगा, क्योंकि उनको वो ये समझ रहे थे कि तो हाथ से ही ये लोग चला रहे होंगे, तो उस हिसाब से वो लोग ट्रेंड थे। लेकिन उससे एक सेकंड जल्दी चीजें आई, और 1 सेकंड या 1.5 सेकंड जल्दी ये जो गोले आए, जो इस नए रॉकेट प्रोपेलर से जो छोड़े जा रहे थे, 1.5 सेकंड के फर्क ने 6 आईडीएफ सोल्जर्स वहीं पर उसने मार गिराया। ये देखिए, ये जो चीज है हमास ने जो ये डेवलप किया, और आज अभी तक ये रात तक मेरे पास और जानकारी आ जाएगी, तो मैं कल इसका वीडियो जो आपको दिखाऊंगा उसमें इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक ये चीज पूरी तरह से जानकारी में नहीं है कि ये क्या मतलब, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है भी कि नहीं। इजराइल के पास है कि वो अपने डिजिटल एक जो उनका पूरा डिजिटाइज सिस्टम है, और उनके बहुत सारे जो रॉकेट्स हैं, इनफैक्ट ड्रोन्स, वो डिजिटल सिस्टम से चलते हैं। लेकिन डिजिटल सिस्टम एक अलग चीज है, और इस तरह से एक हैंडमेड एक टाइम जिसको कहते हैं कि रॉकेट प्रोपेलर हैंडमेड इस तरह से बनाना, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग इनोवेशन है। तो ये देखिए एक बड़ी आज की घटना हुई है, और इसने देखिए पूरे एक युद्ध को एक नया मोड़ दिया है। और आपको बताएं, आज ही
एक इजरायली न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि गाज़ा की लड़ाई तो हम जीत चुके हैं और हमने देखिए हमास को बहुत ही कम कर दिया है, ये नहीं कहा ख़त्म कर दिया, ये तो कह ही नहीं सकता। उसकी खुद की सेना के जो स्पोक्स पर्सन ने अभी कहा था कि हमास को कभी नहीं हरा सकते। उसके बदले में लगता है नेतन्याहू कह रहे हैं। और एक बात आपको और बता दें, जिस सेना के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम लड़ाई हार चुके हैं, डैनियल हगारी, वो अभी भी उसी पोजीशन पे है, उसको हटाने की हिम्मत नहीं हुई है। लेकिन नेतन्याहू ने बयान दिया है कि हम जो है ये लड़ाई जीत रहे हैं और अब तो बस 4-5 जगह, कुछ राफा में, कुछ ईस्ट में, कुछ नेत्जरी में, एक्सेस में, कुछ 3-4 जगह उन्होंने नाम लिया कि यहां पर इजरायली फोर्सेज हैं। अदरवाइज काफी तो इजरायली फोर्सेज विड्रॉ कर चुके हैं। अरे तुम हार गए हो, तुम हार के विड्रॉ किए हो और उसको तुम अपनी जीत बता रहे हो। देखिए यही चीज है। आज एक हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये कोई 1960s या 1970s या मैं तो कहूंगा कि 1980s तक कुछ हद तक सच बोला जाता था। हालांकि झूठ के आधार पे साम्राज्यवाद खड़ा है, अमेरिकी साम्राज्यवाद, इजराइल का जो पूरा शासन है झूठ के आधार पे है, लेकिन फिर भी जो लड़ाई के क्षेत्र में कम से कम सच बोला जाता था 1980s तक। उसके बाद 1990s से झूठ का व्यापार अमेरिका ने शुरू किया, क्योंकि सोवियत यूनियन खत्म हो गया था। अब उनको लगा कि दुनिया में तो अब कोई हमें चैलेंज करने वाला है नहीं, हम अपना नैरेटिव चला सकते हैं। तो उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया और वो हर इराक में एक्चुअली क्या हुआ, इराक में जो इन्वेजन किया वहां पर WMD नहीं मिले, वहां पर आपने सद्दाम हुसैन को पकड़ के आपने फांसी पे तो चढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद जो फलूजा की लड़ाई हुई और बहुत इस तरह के युद्ध हुए उसमें आप हार गए। आज की तारीख में क्या, फिर उसके बाद आईसिस का जन्म हुआ और जो खुद अमेरिका ने पैदा किया, और इसीलिए पैदा किया क्योंकि लड़ाई वो इराक में हार रहे थे, तो उनको अपनी एक फोर्स चाहिए थी जो इराकियों की हो और वो ऊपर से कहे हम अमेरिका विरोधी हैं लेकिन वो काम अमेरिका का करे। और उसके बाद भी आईसिस को ईरान की फोर्सेस ने हरा दिया, जो ईरान की मिलिशियाज और अभी भी जो इराक में अभी भी रेजिस्टेंस है उसने हरा दिया। तो अब देखिए ये जो अमेरिका की हार इराक में हुई, उसके बाद अफगानिस्तान में हुई, और अल्टीमेटली वो जब उनको छोड़ के भागना होता है तो वो एडमिट करते हैं कि हार गए, लेकिन शुरू में कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। अफगानिस्तान में जैसे जो उन्होंने इन्वेजन किया था 9/11 के बाद 2001 में, और 20 साल लड़ाई चली, तो अमेरिका जीत ही रहा था ना 20 साल। फिर 2021 में अमेरिका को छोड़ के भागना पड़ा, तो ये हुआ कि अमेरिका हार गया। वियतनाम में भी 1965 से अमेरिका घुसा और उसने कहा कि हम जीत रहे हैं, तो वो जीत रहा था 10 साल। लेकिन 1975 में जब भागे, जब वो सीन्स दिखाई पड़े दुनिया को कि अमेरिकन एम्बेसी में से लोग लटक रहे हैं और भाग रहे हैं और बुरा मतलब एक ऐसा पलायन की इतनी बुरी हार की मतलब कहीं दुनिया में उसकी मिसाल नहीं है। तो वो जो 1975 में हुआ तो वो दुनिया ने देखा। उसी तरीके से आप इस लड़ाई में भी देखेंगे, और इस लड़ाई में तो इतने सारे वीडियोस हमने देखे हैं जिसमें इजरायली पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं, और इजरायली सेना जब कह रही है, इजरायली सेना और नेतन्याहू में झगड़ा हो गया है, और इजरायली सेना कुछ और कह रही है, नेतन्याहू कुछ और कह रहे हैं, और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने इस पर कहा, उसने कहा कि ये एक ऐसा दौर है जिसमें हार को ये जीत बताते हैं, जीत को हार बताते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये बात भी एड्रेस कर लूं जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछी थी कमेंट सेक्शन में कि भाई साहब आप कहते हैं कि हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस जीत रहा है, और हम देखते भी हैं कि भाई काफ़ी उसने मारा है, लेकिन इतने सिविलियंस मारे जा रहे हैं गाजा में। तो भाई साहब ये देखिए, ये साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध है। ये कोई ऐसा नहीं है कि दो ऐसी पार्टीज के खिलाफ युद्ध है जिसमें दोनों बराबर हैं। ये एक ऐसी फोर्स है जो साम्राज्यवादी है, जिसने पूरे एक देश को कब्जा कर लिया। उसके खिलाफ राष्ट्रीय मुक्ति का ये संग्राम है, ये क्रांति है, ये जन क्रांति है। और जब जन क्रांति होती है, 1857 में जन क्रांति हुई थी, हिंदू मुसलमान मिल के लड़े थे और 1 करोड़ इंडियंस को मारा गया। आपको पता है, मेरी जो किताब वॉर ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया 1857 AD, उसमें ये बात लिखी है, और उसमें मैंने साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से मैं इस फिगर तक पहुंचा हूं। दुनिया में इस पर डिबेट हुई, आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिए वॉर ऑफ सिविलाइजेशन 1857 AD, और उसमें आप द गार्जियन टाइप करिए या अमरीश मिश्रा द गार्जियन टाइप करिए, तो उसमें आ जाएगा वो वाला आर्टिकल जो लंदन गार्जियन में छपा था, जिसमें मेरी फिगर कोट की गई थी। इंटरनेशनल डिबेट बाकायदा इस पर हुई थी 2008 और 2009 में। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जो पूरी स्थिति है वो ये है कि जो जन क्रांतियां होती हैं उसमें जो
साम्राज्यवादी ताकत होती हैं, ज़्यादा मजबूत होती हैं, ज़्यादा जिन्होंने गुलाम बनाया एक देश को, वो तो जनता का कत्लेआम करती हैं, और ये बहुत दुखद है, ट्रैजिक है। लेकिन यही एक जो जन क्रांतियों का रास्ता, आप बताइए फिलिस्तीन की जनता के पास क्या है? उसके पास हमास के अलावा कुछ नहीं है, उसके पास फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के अलावा कुछ नहीं। अगर वो भी हट जाएगा तो लोगों की जान तो वैसे ही जा रही थी। इतने सालों से इजराइल 75 साल से मार रहा है, कोई विरोध करने वाला नहीं था। बीच बीच में रेजिस्टेंस होते रहे, लेकिन इस तरह का ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस जो आज हो रहा है कि सारे फैक्शन मिलके अपने सारे डिफरेंसेस को भुला के कई विचारधाराएं एक साथ मिल गए कि एक ही लक्ष्य इजराइल को नेस्तनाबूद कर देना है, अमेरिका को हरा देना है। ये जो चीज़ है, ये देखिए, ये चीज़ आप और इजराइल जो है वो गाजा के सिविलियंस को जिस तरह से पहले मारा करता था, उसको उसने बहुत उसको एकदम अंकुश उस पर लग गया है। और धीरे धीरे ये जो सेक्रीफाइस है, ये जो गाजा के सिविलियंस का, ये बेकार नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा इतिहास लिखेगा। जैसे हमारे 1 करोड़ लोग मारे गए, लाखों मौलवी मार दिए गए, साधु मार दिए गए। आप जानते हैं इस बात को। देवबंद से लेकर दिल्ली तक कोई पेड़ खाली नहीं था जिसमें मौलवियों की लाश नहीं टंगी थी 1857 1858 में। तो ये तो कुर्बानी देनी पड़ती है किसी भी देश को आज़ादी के लिए। और ये कुर्बानी जो गाजा के लोगों ने दिया है, पूरे विश्व में उनका डंका बजेगा एक दिन। अब मैं देखिए दूसरी खबरों पे आता हूं कि हिजबुल्लाह ने आज एक और मार की। मितुल्ला जो इजरायली एक साइट है आईडीएफ की, वहां पर उसने रॉकेटों से कत्यूशा रॉकेट छोड़े और एक आईडीएफ ऑफिसर मारा गया है और 6 आईडीएफ सोल्जर्स घायल है। और कल हमने आपको बताया था कि जो एक ब्रानेट बैरक छोड़ के एक नए आईडीएफ साइट पे आईडीएफ के कमांडर्स गए हैं लेबनान से करीब 10 किलोमीटर दूर, वहां कल मारा था एलेत हशार जिसका नाम है। आज मितुल्ला पे जो लेबनान सीमा के पास ही है एक दूसरी साइट, वहां पर बम्बार्डमेंट किया और उससे आईडीएफ के लोग एक्चुअली उनको वहां से भागना पड़ा, पलायन किया उन्होंने, जब इतने सारे लोग घायल हो गए। और नेतन्याहू के हम फिर इंटरव्यू पे आते हैं। नेतन्याहू ने अपने इंटरव्यू में इस बात को कहा कि हिजबुल्लाह के नेतन्याहू ने कहा हम 7 फ्रंटों पर लड़ रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा हम 7 फ्रंटों पर लड़ रहे हैं। हम यमन से लड़ रहे हैं, हम हमास से लड़ रहे हैं, हम वेस्ट बैंक को भी एक अलग फ्रंट कह दी, मतलब गाजा एक फ्रंट, वेस्ट बैंक में हम लड़ रहे हैं, यमन ये हो गए 3, उसके बाद हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं 4, इराकी रेजिस्टेंस से लड़ रहे हैं 5, फिर कह दिया सीरिया से लड़ रहे हैं 6 और ईरान से लड़ रहे हैं 7। तो 7 फ्रंट पे वो भाई साहब लड़ रहे हैं, जिनकी सेना जो है वो एक फ्रंट पे जीत भी नहीं पा रही है। और यमन पे तुम कहाँ लड़ रहे हो, तो अमेरिका तुम्हारे लिए लड़ रहा है। इराक में तुम कहाँ लड़ रहे हो, अमेरिका वहाँ है, अमेरिका के बेसिस पे इराकी रेजिस्टेंस ज़्यादातर मारते हैं, और तुम्हारे बेसिस पे जो मारते हैं उसमें तुम तो उनके खिलाफ एक मिसाइल तक नहीं मार पाए हो। कुछ बगदाद में तुमने 1-2 लोगों को असैसिनेट भले ही किया, लेकिन तुम उनकी किसी मिलिट्री जो इराकी रेजिस्टेंस की मिलिट्री साइट है उस पर नहीं मार पाया। तो देखिए ये जो पूरी बात है नेतन्याहू की, तो अब मैं इस पे देखिए, हिजबुल्लाह ने मेतुल्ला साइट पे हमला किया, आईडीएफ के सोल्जर्स मारे गए। उसके बाद नेत्ज़नाई ओज एक मिलिट्री चेक पॉइंट जो तुलकरेम में है इजराइल का, और बड़ा वो चेक पॉइंट है, मतलब नॉर्मल डे। और मैं आपसे कई दिनों से ये बात कह रहा हूं कि जो इजराइल के वेस्ट बैंक में चेक पॉइंट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और इजरायली इसी चीज़ से डर रहे हैं कि अगर चेक पॉइंट्स वेस्ट बैंक से ख़त्म हो गए तो उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो नेत्ज़नाई ओज पे पूरा एक लुभा के एक इजरायली फोर्स को वहाँ के रेजिस्टेंस फाइटर्स लाए तुलकरेम में, और उन्होंने गोली मार दी। उसमें करीब 4 आईडीएफ सोल्जर्स या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। और तुलकरेम में ये खास तौर पे उन लोगों ने किया क्योंकि जो पिछले दिनों जो कम से कम 5 फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स तुलकरेम के शहीद हुए थे, वो उनका बदला लिया गया। उसके बाद आप देखिए, यमन ने आज ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर और स्टोल सिक्योरा, ये दो जहाज़ों पे आज यमन ने हमला किया। ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर और स्टोल सिक्योरा, और ये दोनों जहाज़ इजराइल से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, और वो उन्होंने यमन के लाख कहने पे कि इजराइल से जुड़े जहाज़ों को हम रेड सी से पास करने की इजाज़त नहीं देंगे, वो फिर भी दुस्साहस के साथ, मतलब दुस्साहस उन्होंने किया और उसकी उन्हें बराबर सज़ा मिली। उसके बाद देखिए एक बड़ी घटना हुई है जो अल
जो एक अल सत्तार मॉस्क है राफा में, तो उसके पास मॉस्क के पीछे पिछले कई दिनों से मैंने आपको बताया था कि इजराइल ये भी कर रहा है कि अपने सादी वर्दी में अपने जो सैनिक हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, कई दिन वहाँ वेट करते हैं। अभी एक घटना और हुई थी, कई कई दिन वेट करते हैं और उसके बाद वो अचानक क्योंकि उनका ये मकसद होता है कि क्या है कि जो मतलब देखने वेखने में और बहुत सारे जो पैलेस्टीन मतलब जैसे फिलिस्तीनी हैं भाई, बेसिकली ब्राउन दे आर ब्राउन लाइक अस, तो उनका स्किन कलर और इजरायलीज का स्किन कलर कोई बहुत फर्क नहीं है। मतलब जो इजरायली में जो एक यूरोपियन एलीट है जिसकी बिल्कुल यूरोपियन लुक्स है, उसको अगर छोड़ दीजिए तो इजराइल तो ये इन्फिल्ट्रेट करना थोड़ा सा आसान होता है, तो इन्फिल्ट्रेट करके लेकिन वो अभी तक कुछ उन्होंने पाया नहीं। और आज भी इस तरह से हुआ कि जो अल सत्तार मॉस्क है राफा में, उसके पास जो करीब 15-20 दिनों से इजरायली फोर्स इन्फिल्ट्रेट की थी और फिर उसको, अब बताइए वहां पर वो सादी वर्दी में है लेकिन उसको वो नहीं मिल रहा है, कोई सुरंग उनको नहीं मिल रही, वही सुरंग ढूंढने आए थे। अब उनको कोई फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का फाइटर भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद उनको 15 दिन के बाद उन्हें ऐसे ही कुछ, भाई कुछ तो दिखाना है ना कि आप वहां पर गए हैं, कुछ तो दिखाना है, कुछ करा, तो उन्होंने ऐसे ही आगे आके उन्होंने एक सस्पेक्टेड जो था, एक जो उनके अनुसार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर था, उस पर गोली चलानी शुरू की। वो पूरा मामला हल्ला हो गया, वहां पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स आ गए और उन्होंने वापस इन लोगों को मार दिया और उसमें से 2 लोग घायल हुए और बाकी लोग वहां से विड्रॉ करके भागना पड़ा उनको और वो वापस इजरायली बॉर्डर की तरफ आ गए। तो ये देखिए जो लगातार फेलियर्स हैं, इसके बारे में नेतन्याहू बात नहीं करेंगे। इसके बारे में कभी आप नहीं सुनेंगे कि नेतन्याहू से कोई पूछा। इजरायली आर्मी जरूर इसके बारे में बात कर रही है और लगातार इस बारे मतलब अब जब से डैनियल हगारी बोले तब से वो इस बात को कर रही है, लेकिन नेतन्याहू के मुंह से उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अच्छा, और आपको बता दें कि शबूरा जो एक इलाका जो जिसमें बहुत काफ़ी पिछले दिनों आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए हैं, उसमें आज फिर 2 जो मरकवा टैंक्स हैं उन पे हमला हुआ और उन पे जो आज जो हमला हुआ वो एक्चुअली वही डबल हमला था कि एक जो नीचे एक बैरल बॉम्ब जो ऐसे पूरा घूम के चलता है, तो उस बैरल बॉम्ब की एक माइन बिछाई थी एक टैंक के अंदर। जो जब टैंक वहां से गुजरा, मतलब एक जगह बिछाई थी, तो वहां से जब टैंक गुजरा, ये शबूरा राफा में ही है, तो टैंक गुजरा तो टैंक में ब्लास्ट हो गया और जब टैंक में ब्लास्ट हुआ तो दूसरा टैंक उसकी तरफ आ रहा था, उस पे आरपीजी शेल से हमास फाइटर्स ने फायर किया। और उसके बाद जो है वहां जो हुआ कि टैंक से, जैसे कल की वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था, टैंक से जो इजरायली सोल्जर्स निकल के भाग रहे थे उन पे भी उनको मशीन गन से टारगेट किया। और फिर जो हेलीकॉप्टर आया, जो अपाची हेलीकॉप्टर, बहुत ही एडवांस्ड हाईटेक जो इजराइल का हेलीकॉप्टर है अपाची, जब वो आया रेस्क्यू करने, तो उसको भी सैम 7 मिसाइल से, और जिसमें मैंने बार बार बताया कि वो कंधे पर रख के जो ये चला रहे हैं, तो सैम 7 मिसाइल से उसको भी टारगेट किया गया। और आपको एक चीज़ और बताएं कि जो सैम 7 जो मिसाइल्स हैं, जो अभी तक और उनको फायर करना बहुत मुश्किल होता है कंधे से, क्योंकि वो जिस तरह का रिकॉयल उनका जो एक एक्शन होता है उसमें मतलब घायल तक हो जाने के, और बहुत सारे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के फाइटर्स घायल हुए हैं, लेकिन उसमें भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। अब वो नई टेक्नोलॉजी क्या है, अब जैसे हमने जहाँ से बात शुरू की थी, जो ये वीडियो शुरू किया था, कि जो एक मतलब गोल, मतलब एक बिल्कुल राउंड फिगर का जो एक टाइम जो एक रॉकेट प्रोपेलर जो इन लोगों ने बनाया है, बिल्कुल नायाब हथियार दुनिया में, तो उस तरीके से कुछ एक नया सरप्राइज भी हमास इस पे दे सकता है। क्योंकि हमास का पूरा ट्रेडिशन रहा है कि उसने सारे जो वेपन्स हैं जो भी इजराइल यूज़ करता है उसका देसी संस्करण, और वो भी बहुत ही सस्ता, मतलब जैसे आपको बताया कि वो $6,000 उनकी जो उनकी म्यूनिशंस हैं या उनकी जो गोलियां हैं, अगर वो $6,000 की है तो जो मतलब उनके एक मिसाइल $6,000 की है, तो हमास की $500 की है।
तो इस तरीके से जो एक पूरा हमास ने जो एक डेवलप किया है एक अपना तरीका, उस तरीके में देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अभी इजराइल को समझ नहीं पा रहा है। उसके बाद एक और देखिए बड़ी चीज़ हुई है कि यूएस में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फिर से 2 यूएस यूनिवर्सिटी के कैंपसेस पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद वहाँ पर इस बार पहली बार रबर बुलेट से फायरिंग हुई। आज तक अमेरिका में ये नहीं हुआ है कि एक रबर बुलेट, ये 1960s और अर्ली 1970s में हुआ था, जो केंट स्टेट, इसको केंट स्टेट मैसाकर कहते हैं 1971 का, जब वियतनाम वॉर का विरोध कर रहे छात्रों पे लाइव बुलेट चली थी, उसमें 4 छात्र मारे गए थे। अभी जब से ये जो कन्फ्रंटेशन शुरू हुए हैं पिछले 2 महीने से, जो अमेरिका में स्टूडेंट मूवमेंट उभरा है, इसमें देखिए अभी हर तरह से उसको सप्रेस करने की कोशिश हुई। उस पर बेटन चार्ज हुआ, वहाँ पर लाठी की जगह बेटन कैरी करते हैं जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं और जो पुलिसकर्मी हैं। उसके बाद उन पे वाटर कैनन चार्ज हुआ, ड्रोन से भी उन पे जो है वो सीवेज वाटर फेंका गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। लेकिन आज पहली बार वहाँ पर हवा में गोली चली, और रबर बुलेट्स हैं ये, लेकिन रबर बुलेट्स अगर देखिए दे कैन ऑल्सो कॉज डेथ। कश्मीर में बहुत सारे इस तरीके से, और उसके बाहर भी, जैसे मध्य प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ था मंदसौर में, वहाँ पर रबर बुलेट्स पहले चलाई थी, जिसमें दो किसान बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, और उसके बाद तो लाइव बुलेट्स चली, इसमें 5 किसान मारे गए थे। ये जो पिछला जो शिवराज सिंह चौहान की जो पिछली रिजीम थी उसमें। तो ये देखिए जो एक जिस डायरेक्शन में अमेरिका की जो सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ रही हैं, वो सीधे सीधे इजराइल के निर्देश पे। लेकिन इससे देखिए जो क्या होता है कि अमेरिका में एक जो जनता का जो जन आक्रोश है, जो जिस तरीके की रेडिकल फोर्सेस जो अमेरिका में दब गई थी, बहुत लंबे समय से दबी हुई थी, और एक 70s में काफ़ी मतलब हाई पॉइंट था उनका, लेकिन 80s और 90s में जो राइट विंग का पूरा राइज हुआ, उसमें जो रेडिकल फोर्सेस थी वो लगभग ख़त्म सी हो गई थी अमेरिका में। चाहे वो ब्लैक पैंथर जैसी फोर्सेस हों, या वो जो वाइट्स हैं अमेरिका के, उनके बीच की जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो पार्टीज़ हैं वो हों, तो वो ख़त्म सी हो गई थी। अब वो फिर से उभर रही हैं, और वो उभर रही हैं ये जो फ़िलिस्तीन रेजिस्टेंस को जो वो सपोर्ट कर रही हैं, और इस सपोर्ट करने की प्रक्रिया में जो वो एम्पावर हो रही हैं। तो एक FBI की सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई है, जिस रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, ये अगर मिल जाए तो ये करीब 6 महीने में, अगर 6 महीने तक ऐसे चलता रहा तो ये वॉशिंगटन DC को पैरालाइज कर सकते हैं। इनके अंदर इतनी ताकत हो जाएगी, लाखों की भीड़ ये सड़क उतार सकते हैं। अमेरिका में कोई घर से निकलता नहीं, लाखों की भीड़ तो छोड़ दी, लेकिन फिलिस्तीनी जो मतलब गाजा के फेवर में जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए, उसमें हज़ारों लोग सड़कों पे आए हैं। लेकिन FBI का जो असेसमेंट है कि 1 लाख से ऊपर जिस दिन वॉशिंगटन DC में इन रेडिकल फोर्सेस ने अपने लोग उतार दिए, चाहे वो गाजा का मुद्दा है, क्योंकि वो लोग गाजा के मुद्दे के साथ अमेरिका में जो सिविल राइट्स वायलेशन हुए हैं, बहुत सारे लोग अमेरिका में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, स्पेशली ब्लैक पैंथर्स के, और जो कुछ क्रांतिकारी पार्टियां अमेरिका में रही हैं पहले, उनके बहुत सारे लोग अभी भी जेल में हैं, जिनके बारे में कोई बात तक नहीं करता था। लेकिन अब उन्होंने गाजा के समर्थन में जब से वो खुल के आए हैं, और हमास ने जो उनको इंस्पायर किया है, मैंने बार बार मैं कहता हूं कि हमास गाजा की मुक्ति की लड़ाई नहीं लड़ा है, बल्कि उसने दुनिया भर में जो इस तरीके से जो लिबरेशन की फोर्सेस हैं, जो अन्याय के विरुद्ध लड़ रही हैं, उनको इंस्पायर किया है। और ये देखिए एक अमेरिका से आपको कॉन्क्रीट पूरी बात आ रही है, FBI की रिपोर्ट है, ये अभी कुछ दिनों में ये देखिए मेन स्ट्रीम खबरों में आ जाएगी। दूसरी तरह से वो अपना घुमा फिरा के, जैसे अमेरिकन मीडिया है, मतलब वो इंडियन मीडिया का सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है, वहाँ भी गोदी मीडिया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं देखिए, लेकिन ये जो ज़मीन के नीचे, सतह के नीचे ये जो एक बहुत सारे अंडर करेंट्स हैं, ये सारे अंडर करेंट्स पूरी दुनिया में चल रहे हैं, और ये रेजिस्टेंस को एक जीत की तरफ, एक बड़ी जीत की तरफ ले जा रहे हैं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।